हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज चैप्टर नंबर 5 के जो टॉपिक्स रह गए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है आज का है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पर्पसफुली क्रिएट की जाती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टॉप लेवल मैनेजर्स पर्पसली क्रिएट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए पर्पसफुली लोगों को रिक्रूट करती है, उनका सेलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर के आती है, उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़ का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब किस डिपार्टमेंट का किस डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो साथ में पहले इनफॉर्मल और समझ लेते हैं, फिर इनके फीचर्स समझ लेंगे। अब इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोगों को रखा, 50 लोगों को रखने के बाद उनमें से कुछ लोगों को सुपीरियर बनाया, कुछ को सबॉर्डिनेट बनाया, कुछ को सबॉर्डिनेट का भी सबॉर्डिनेट बनाया। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब इन डिपार्टमेंट्स का इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब इन डिपार्टमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इनको ट्रांसलेट कर दिए गए और इनसे काम करवाना शुरू किया गया। ये तो बन गई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। कौन किसको किस तरीके से कमांड देगा, कहाँ से कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करेगा, ये प्रायर डिसाइड कर लिया गया। तो ये हो गई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो 50 लोग हैं, इन्हीं 50 लोगों में जब ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो गई तो इन्हीं 50 लोगों में कुछ लोगों ने अपने सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ मिलकर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना ली। मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाने का मतलब है एक और ग्रुप बना लिया, उसको हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। अब जैसे इन 50 लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, यानी शेयर्स में इंटरेस्ट है, तो वो आपस में जब ऑफिस और ऑफ हो जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जब वर्किंग आवर्स ऑफ हो जाते हैं, तो ये लोग एक जगह बैठ करके स्टॉक्स की बातें करते हैं, या जस्ट इन केस अपना रिसेस में जब इनका लंच होता है तो स्टॉक्स की बातें करते हैं। तो ये बन गया इनका इनफॉर्मल ग्रुप। कुछ लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो ऑफिस में आते समय ये लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप बन गया। यानी जब एक फॉर्मल ग्रुप बन जाता है तो उसी फॉर्मल ग्रुप में से सेम इंटरेस्ट वाले लोग अपना एक और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। तो पहले फॉर्मल ग्रुप को अच्छे से और समझ लेते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप के जैसे कुछ फीचर्स देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी इसको पर्पसफुली क्रिएट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। It is based on rules and procedures which are in written form। मतलब इनके सर्टेन रूल्स गाइडलाइंस इन्हें फॉलो करनी होती हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, जो कंपनी इनको रिटन फॉर्म में अवेलेबल करा के देती है। इट इज़ अ इम्पर्सनल, दैट इज डज नॉट टेक प्लेस कंसिडर, मतलब यहाँ पर देखिए कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता, ये इम्पर्सनल ग्रुप होता है। मतलब इनको अपने पर्सनल रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ एक दूसरे से काम करवाने होता है। इट क्लियरली डिफाइंस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड एज का आदमी है तो वो अपने सबॉर्डिनेट, मतलब ओल्ड एज का सबॉर्डिनेट है और सुपीरियर थोड़ा यंग एज का है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर अंकल और उसका रिलेशन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप चलता है, यानी सुपीरियर्स के पास जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकते हैं। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज वी हैव डिस्कस्ड, कि इनका जो पर्पस होता है क्रिएशन का वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आप क्या चीज़ मिल रही है हम लोगों को। नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से इंसान के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आसान हो जाता है जब हम फॉर्मल क्रिएशन कर देते हैं। इसके बाद क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ बिल्कुल क्लियर होती हैं कि किस मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं। इस ड्यूटीज़ क्लियरली असाइन करने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि यार ये काम तो आपको करना था, आपने क्यों नहीं किया, ये काम तो वो कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियरली डिफाइंड होता है कि कौन इंसान क्या ड्यूटी परफॉर्म
करेगा। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कहाँ से ऑर्डर फ्लो होगा और किसको ऑर्डर मिलेगा, कौन ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लियरली डिफाइंड हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, यानी यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक ही कोई ऑर्डर दो सुपीरियर्स दे दें। एक सबऑर्डिनेट का एक टाइम पर एक ही सुपीरियर होगा जो उसको कमांड इंस्ट्रक्शंस देगा। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो गोल्स को अचीव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इनको फॉर्मली जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसका मेन कंसर्न ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट होता है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब देखो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। मतलब देखो यहाँ ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को आप फेयरली प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब वो किस तरह का बिहेव उन्हें करना है ये पहले से ही डिसाइडेड होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं तो एज में बड़ा हूँ, मैं इनका ऑर्डर क्यों मानूँ, ऐसा नहीं होगा। भले ही मैं कितना भी एज में बड़ा हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरा सुपीरियर है, उसकी पास अथॉरिटी है, तो वहाँ पर उसकी एज मैटर नहीं करेगी। यहाँ पर मैटर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं, कि मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज समझते हैं। तो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है डिले इन एक्शन। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं तो कभी कभी डिले इन एक्शन होता है। डिले इन एक्शन का मतलब जैसे सपोज करो कि सुपीरियर, उसका सबऑर्डिनेट और उसका सबऑर्डिनेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज़ के नीचे एक टीचर्स, ये एक फॉर्मल रिलेशन है लोगों के बीच में। अब जस्ट इन केस कि कोई एक पर्सन एब्सेंट है, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल एब्सेंट है, तो उस केस में कई बार क्या होगा कि वाइस प्रिंसिपल अगर कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, तो डिले इन एक्शन हो जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है कि जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर सारे चैनल्स पर नहीं जाता तो कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन डिलेज आ जाते हैं। मतलब जब तक वो लोग कहेंगे, जब तक सारे लोग नहीं होंगे हम मिलकर डिसीजन नहीं लेंगे, तो कई बार डिसीजन डिले हो जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि देखो, अब जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरे को सर्टेन अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं। अब मैं कभी उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड कुछ करने की कोशिश नहीं करूँगा। मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं करने की कोशिश करूँगा। मैं ये कहूँगा मैं तो इस काम के लिए फॉर्मली असाइंड नहीं हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मली कुछ और काम दिया हुआ है। इसके बाद है इग्नोर्स ह्यूमन इंटरेस्ट या एलिमेंट। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल रिलेशनशिप को मैटर नहीं करता। मतलब यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिलेशनशिप बनाई है, वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है, वो मैटर करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट का कोई मतलब नहीं होता। मतलब सबऑर्डिनेट ये नहीं कह सकता सर देखो मैं आपको 10 साल से जानता हूँ, आप मुझे 10 साल से जानते हो, अरे आज मैं काम नहीं कर रहा, मुझे आज छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। उनकी जान पहचान एक तरफ है, उनकी रिलेशंस एक तरफ है, लेकिन फॉर्मल अथॉरिटीज़ में काम कराना एक तरफ है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, मैंने आपको भी बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जब कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एक अपने आप और ऑटोमेटिकली एक और ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो जाती है, जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब फॉर्मल ग्रुप्स में अपने आप एक और ग्रुप बन जाएगा जिसको इनफॉर्मल ग्रुप कहेंगे। जैसे इतने सारे लोग होंगे, 50 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 50 में से कुछ लोग होंगे जिनका कॉमन इंटरेस्ट पॉलिटिक्स है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट कोई मूवीज़ हैं, या जिनका कॉमन इंटरेस्ट उनका सेम रिलीजियन है। तो कई बार क्या होता है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लोगों का से इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, और उस दोस्ती से ये लोग वहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं होता, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई कम्युनिकेशंस के पैटर्न नहीं होते, बस ये एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। जैसे समझ लो 50 लोग हैं, 50 लोगों में से 10 लोग जिनका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, अब शाम को ये लोग इकट्ठा होते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। अब जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो उस समय पर कौन सुपीरियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सबऑर्डिनेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये मैटर नहीं करता। सब इनफॉर्मल हो जाते हैं, ना कोई सुपीरियर होता है, ना कोई सबऑर्डिनेट होता है, ना कोई कम्युनिकेशन के फिक्स पैटर्न होते हैं। सिमिलरली सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये इनफॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती हैं। देखो फीचर्स पढ़ लेते हैं। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे ऑरिजिनेट होते हैं, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद
इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कोई रिटन रूल्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी इनको अचीव नहीं करने और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं करते हैं. इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एज आई टोल्ड यू. इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो लोग अपनी चॉइस के हिसाब से खुद क्रिएट कर ले रहे हैं. इट इज़ अ पर्सनल, मतलब इट इज़ पर्सनल मीन्स द फीलिंग, मतलब यहाँ पर ये क्या करते हैं ना, पर्सनल फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल नीड्स पर ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पर ध्यान नहीं देते हैं. तो ये हमने यहाँ फीचर पढ़े. अब फीचर से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बन जाएंगे. तो देखिए पहला एडवांटेज है स्पीड. अब देखो यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न नहीं है कम्युनिकेशन के, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, ऐसा नहीं है ये इन्फॉर्मेशन मैं इन्हीं को पास करूँगा क्योंकि ये मेरे इमीडिएट सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं. कोई भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी को भी पास कर देता है, क्योंकि ग्रुप में ना कोई सुपीरियर है ना कोई सबऑर्डिनेट है इनफॉर्मल में. ठीक है, तो देखो क्या बात हो रही है, स्पीड. तो प्रेस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, मतलब कोई प्रेस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो फॉलो होता नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है. फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, मतलब इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं. क्विक सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम फॉर्मल वे में जाके सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब इसी प्रॉब्लम को हम इनफॉर्मल हो जाते हैं तो उसका सोल्यूशन जल्दी मिल जाता है. क्योंकि सबऑर्डिनेट कई बार क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपने सजेशंस देने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन वही सजेशंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली मिल जाते हैं. राइट. नेक्स्ट है बेटा डिसएडवांटेज. पहला है बहुत मेजर डिसएडवांटेज है, इट क्रिएट्स र्यूमर्स. र्यूमर्स मतलब अफवाहें. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कम्युनिकेशन किसी भी कहीं से भी किसी का कम्युनिकेशन हो जाता है. तो इसमें कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन किसने किया. तो अब जैसे सिंपल सी बात है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई जेंडर नहीं देखा जाता, ना वहाँ पर पोजीशंस देखी जाती, तो इससे कुछ र्यूमर्स बन जाती हैं. अरे ये देखो सुपीरियर जो हैं इनसे हेल्प ले रहे हैं और इनकी कोई पक्की दोस्ती होगी, मतलब इस तरह के कुछ र्यूमर्स फैल जाते हैं जो एक्चुअली हो या ना हो. इसके बाद इट रेसिस्ट चेंज, मतलब एक्चुअली क्या है, जब और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाती हैं तो अपनी निजी फ्रेंडशिप की वजह से ये लोग कई बार काम करने से मना कर देते हैं. और प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ग्रुप इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रिकेट, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्रिकेट हो सकता है, इनका कॉमन इंटरेस्ट पॉलिटिक्स हो सकता है, इनका कॉमन इंटरेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट स्टॉक्स है, शेयर्स हैं, तो अब क्या करेंगे, लोग जब भी चुपचाप एक दूसरे से मिलेंगे शेयर्स की बातें करना शुरू कर देंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान नहीं है इनका स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान है, मतलब इनका कंसर्न अपने पर्सनल गोल की तरफ ज़्यादा हो जाता है, मतलब ग्रुप गोल की तरफ ज़्यादा हो जाता है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. राइट, ये इसका डिसएडवांटेज है. अब देखो आपकी बुक में कुछ और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, पर मोर और लेस मैंने देखो ये जो डिसएडवांटेज हैं, ये मतलब ये जो अभी आप कंटेंट देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को कवर कर सकूँ यहाँ पर. ठीक है, बाकी रेफरेंस बुक आप लोग अपनी बुक से पढ़ते ही हो. फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक रह जाता है या कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो फ्राइडे को हम लोग डाउट क्लियरिंग का सेशन रखते हैं. फ्राइडे को 8 बजे आप डाउट क्लियरिंग सेशन में कोई टॉपिक जस्ट इन केस अगर आपकी बुक में डिफरेंट है तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अब तक यहाँ पर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर आ गया है तो यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए. लास्ट में पता नहीं आपको ध्यान रहे ना रहे. ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनफैक्ट आपके अपने कोर्स के लिए भी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट काम करते हैं. कोई भी सुपीरियर कभी भी अपना सारा काम खुद से नहीं कर सकता. तो जब सिंपल सी बात है कि सुपीरियर के पास इतना बर्डन होता है, इतने सारे काम होते हैं, या इन्वायरमेंट इतना डायनेमिक है कि उनको रोज़ नए नए काम मिल जाते हैं, तो कई बार सुपीरियर्स अपने सारे काम को खुद से नहीं कर सकते. तो सुपीरियर्स क्या करते हैं, अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट, अपने जो उनके डाउनवर्ड सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सबऑर्डिनेट को अपना कुछ काम पास कर देते हैं अलॉन्ग विद द अथॉरिटी. जिससे क्या होता है, सुपीरियर का काम टाइम जो है वो थोड़ा कंजर्व हो जाता है, बच जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे ध्यान दे सकें. तो सुपीरियर अगर अपना सारा काम खुद करेंगे तो कई बार वो और इश्यूज़ पर, यानी इन्वायरमेंट के और मेजर इश्यूज़ पर ध्यान
नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए वो अपना काम सबॉर्डिनेट को देते हैं। तो कुल मिलाकर सुपीरियर्स अपने ओवरबर्डन को कम करने के लिए कभी अपना कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं किसी काम की, तो साथ में उस काम को करने की अथॉरिटी भी पास कर देते हैं, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि मतलब अगर हम किसी को कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और साथ में अथॉरिटी की अगर कमी है तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और साथ में थोड़ी सी अथॉरिटी भी ग्रांट कर देते हैं रिलेटेड टू दैट वर्क, तो इससे उसका काम आसानी से हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ऑल द टास्क असाइन टू हिम। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है कि सारा काम जो उसको मिला है वो खुद से करे। तो कई बार टारगेट्स को मीट करने के लिए वो अपने कुछ काम को अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये पासिंग ऑफ वर्क, पासिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को अपने कुछ काम दे देता है ताकि वो काम अच्छे से कर सके। ये एग्जाम्पल हम कई बार लेते हैं, इस बार भी हम लेते हैं इसी एग्जाम्पल को, कि जैसे प्रिंसिपल होती हैं स्कूल की या होते हैं, तो प्रिंसिपल के पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है, पूरे स्कूल को हैंडल करना होता है और उस पर इतना डायनामिक इन्वायरमेंट है कि उनके पास नए नए काम ऐसे आते रहते हैं। कभी कोई कंपटीशन आ गया, कभी कुछ डेलीगेट्स आ गए बाहर से, कभी इंस्पेक्शन आ जाता है, कभी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कभी मतलब लाइक फंक्शंस आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कई बार प्रिंसिपल्स होते हैं या मतलब होते हैं तो अपने सारे काम खुद से नहीं कर पाते, तो अपने कुछ काम को अपने सबॉर्डिनेट्स अपने डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करते हैं, वाइस प्रिंसिपल को दे देते हैं, HMs को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका काम भी कंप्लीट हो जाता है और उनका टाइम भी बच जाता है और उस टाइम में वो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे ध्यान दे पाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने हाईलाइट करी है, देखो वो ये है, द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। एक इंसान, वो इंसान जो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है उसको डेलीगेटर बोलते हैं, और जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हैं, अथॉरिटी मिलती हैं, उनको डेलीगेटी बोलते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इनके एलिमेंट्स क्या हैं। तो देखो इसमें 3 एलिमेंट आते हैं। पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा है आपका अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला है आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। देखो वैसे अगर शेयर करने की बात आए तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं हम किसी एम्प्लॉय को, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करते हुए अथॉरिटी देते हैं, और अगर वो काम नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं। इसको हम अलग से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं कि अथॉरिटी होती क्या है। अथॉरिटी इज़ ए पावर ग्रांटेड, मतलब अथॉरिटी का एक ऐसी पावर है जो हम एक इंडिविजुअल को ग्रांट करते हैं ताकि जो भी हमने उसको काम दिया है उस काम को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। यानी अगर हमने किसी इंडिविजुअल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से कर सके, इसके लिए हम उसे उस काम से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने की पावर भी देते हैं। दैट पावर ग्रांटेशन इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो देखा है ना, इट इज़ ए पावर ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड वर्क, जो भी काम उसको दिया है ताकि वो अच्छे से कर सके। व्हेन ए मैनेजर असाइंड सम ऑफ द, ये लाइन हम मतलब ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। तो द सबॉर्डिनेट नीड, ये भी हमें पता है कि सबॉर्डिनेट अपने काम को अच्छे से करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी भी चाहिए। ठीक है, एक अंडरलाइन जो है उस लाइन को आप पढ़ लीजिए। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकता है, सुपीरियर अपने सुपीरियर को अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसलिए अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को मतलब अथॉरिटी ग्रांट करता है। तो इट फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज द सुपीरियर हैज़ पावर, द सुपीरियर मतलब बिकॉज द सुपीरियर हैज़ अथॉरिटी ओवर द सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब अथॉरिटी क्या डिटरमाइन करती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप। देखो जैसे कि एक परचेज मैनेजर सेल्स के एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दे सकता, परचेज मैनेजर परचेज के एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी ग्रांट कर सकता है। सिमिलरली सेल्स मैनेजर परचेज के एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी नहीं दे सकता। तो आप अपने इमीडिएट अपने ही डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मतलब जब एक इंसान को कोई काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो द डेलीगेशन प्रोसेस बिगिन विद
देखो डेलीगेशन स्टार्ट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, अभी हमने पहले भी समझा था। द डेलीगेशन प्रोसेस बिगिन विद द मैनेजर्स पासिस ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैनेजर सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है एम्प्लॉय को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल का कि उस काम को वो कंप्लीट करे। अब देखो क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने से अपवर्ड वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाउनवर्ड वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज अ सबॉर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने सबॉर्डिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज एवरी सबॉर्डिनेट हैज़ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर। हर सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने होंगे, हर सबॉर्डिनेट को अपने सबॉर्डिनेट के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करने होंगे, इसीलिए इट फ्लोज अपवर्ड। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बच्चों अकाउंटेबिलिटी, यानी आंसरेबिलिटी। अगर हमने अपने एक एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, राइट, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करने के लिए हमने उसको अथॉरिटी भी दे दी, राइट। अब अथॉरिटी देने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, अथॉरिटी देने के बाद तब भी अगर काम नहीं होता तो जवाब कौन देगा, इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपको हम पूरी अथॉरिटी दे रहे हैं इस काम को करने की। अब एक काम आप ही की जिम्मेदारी है, दैट इज कॉल्ड आंसरेबिलिटी। तो आंसरेबिलिटी क्या है, थर्ड स्टेप है, देखो लिखा है ना, इट इज़ अ थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में ये थर्ड स्टेप है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग द आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द फाइनल रिजल्ट। मतलब समझ ही गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि इट मीन्स आंसरेबल होना अपने सुपीरियर को फाइनल रिजल्ट के लिए, अच्छा है तो भी और ख़राब है तो भी। वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक बार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी जाती है, ठीक है, देखो लिखा है ना, वंस द अथॉरिटी एंड द वंस द कहाँ गई लाइन, हाँ, वंस अथॉरिटी हैव बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड। पहले अथॉरिटी दी, आप इस क्लास के क्लास टीचर हैं, हाँ सर मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, मैं मानता हूँ मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, तो किसकी जिम्मेदारी है इस क्लास की, सर मेरी जिम्मेदारी है। एक्सेप्ट कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मिली पहले मुझे कि मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, फिर मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली, हाँ सर मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, अब जिम्मेदारी तो मेरी ही है, हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट हो गई। देन अ पर्सन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। अब इस क्लास में जो होगा उससे मैं डिनाई नहीं कर सकता, यानी अच्छा हो रहा है तो भी मेरी जिम्मेदारी, बुरा हो रहा है तो भी मेरी जिम्मेदारी। क्लियर हो गई बात? अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करा ली, और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी चुपचाप पकड़ा दी कि भाई आप ही की जिम्मेदारी हो गई अब तो। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं, जिसने हमें काम दिया। काम किसने दिया, सुपीरियर ने दिया, इसलिए अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। दैट इज सबॉर्डिनेट आर अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर्स। हम किसके लिए आंसरेबल हैं, अपने सुपीरियर्स के लिए, अपने सबॉर्डिनेट के लिए हम आंसरेबल नहीं हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसका एक डिफरेंस और है, वो पढ़ लेते हैं। चलो पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बहुत ध्यान से समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपने किसी को, उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो क्या, जैसे इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। इन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो NCERT से मैंने टाइप किया है, तो NCERT ने भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ वैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक कंपनी के CEO ने प्रोडक्शन हेड को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की अथॉरिटी दी कि जाइए इस तरह के माउस की 100 यूनिट प्रोड्यूस करके लाइए। ठीक है, अथॉरिटी दे दी। कौन प्रोड्यूस करा के लाएगा, हेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। अब हेड ने, प्रोडक्शन हेड ने बुलाया प्रोडक्शन मैनेजर को कि जाओ ये 100 यूनिट माउस जाके प्रोड्यूस करो, और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए स्टोर से ले लो, अगर जो रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास बाज़ार से मंगवा लो, मुझसे चेक साइन करा लो, या फाइनेंस से पैसा ले लो। ठीक है, मिल गई अथॉरिटी, ट्रांसफ़र हो गई अथॉरिटी। किसको ट्रांसफ़र हो गई, प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर ने बुलाया अपने सबॉर्डिनेट्स को,
अपने सबॉर्डिनेट, प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ा ना कुछ काम करेगा, वो भी अपने सबॉर्डिनेट को बुलाएगा। उसने अपने सबॉर्डिनेट को बुलाया कि जाओ, बॉस ने कहा है 100 माउस बना के लाओ, जाओ बना के लाओ। क्या दे दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब एक बात समझना, पूरा दिन बीत गया, मतलब मान लो एक ही दिन में ये काम होना था, पूरा दिन बीत गया। प्रोडक्शन CEO ने प्रोडक्शन हेड को बुलाया कि हाँ भाई क्या हुआ, 100 यूनिट बन गई। प्रोडक्शन हेड ने कहा सर अभी 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 बताता हूँ। प्रोडक्शन हेड ने फ़ोन मिलाया प्रोडक्शन मैनेजर को, हाँ भाई 100 यूनिट बन गई। प्रोडक्शन मैनेजर का सर लो अभी बताता हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर ने फ़ोन किया अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को कि हाँ भाई वो 100 यूनिट सुबह बोली थी बनाने के लिए, बन गई। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सर, प्रोडक्शन मैनेजर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने कहा सर हाँ 50 यूनिट बन गई, बाकी रॉ मटेरियल था नहीं, ख़त्म हो गया था, और आपने रॉ मटेरियल लाने की हमें कोई अथॉरिटी तो दी नहीं थी। आपने 100 यूनिट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी थी, एक्सेप्टेड, लेकिन 50 यूनिट का ही रॉ मटेरियल पड़ा था। 50 यूनिट के बाद रॉ मटेरियल लाने की हमारे पास तो अथॉरिटी है नहीं, हमें तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की भी अथॉरिटी नहीं है, रॉ मटेरियल लाने की भी अथॉरिटी नहीं है। वो तो आप बताते हो कि कौन सा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, कौन सा नहीं हुआ। तो अब ऐसे में मुझे बताओ, जब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रोडक्शन CEO के लिए कौन अकाउंटेबल है? CEO के लिए कौन अकाउंटेबल है? वो एम्प्लॉयज़, जो प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज़ हैं, सब इंचार्जेस हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन हेड? ऑब्वियसली प्रोडक्शन हेड, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी किसको ट्रांसफ़र करी थी? प्रोडक्शन हेड को। प्रोडक्शन हेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन मैनेजर्स, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी किसको ट्रांसफ़र करी? प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? एम्प्लॉयज़। लेकिन वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि उनको प्रॉपर अथॉरिटी ग्रांट नहीं की गई थी। उनको सिर्फ 100 यूनिट बनाने के लिए बोला था, ये तो बोला ही नहीं था कि रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए तो स्टोर से ले आना या मुझसे साइन करा लेना, ऐसा कुछ तो कहा नहीं था। तो कुल मिलाकर, ध्यान से समझना, कुल मिलाकर आप अथॉरिटी तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसने करी थी अथॉरिटी ट्रांसफ़र? अथॉरिटी ट्रांसफ़र किसने करी थी? अथॉरिटी ट्रांसफ़र करी थी प्रोडक्शन हेड ने। किसको? प्रोडक्शन मैनेजर को। अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शली ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं हुई। अगर काम नहीं हुआ है तो एट द एंड ऑफ द डे CEO के लिए प्रोडक्शन हेड रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है, उसे जवाब देना पड़ेगा काम क्यों नहीं हुआ। तो अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कराया जा सकता है, वो भी पार्शली। मतलब कितना भी कह ले प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर से तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल तो प्रोडक्शन हेड भी रहेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 100% डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट बिल्कुल नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी जिसकी है उसी की रहती है। ठीक है, शायद कुछ क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट से दोबारा पूछ लेना, और नहीं तो लाइव क्लास में आके पूछ लेना। अब यहाँ पर आता है इनके डिफरेंस। बस अब कुछ टॉपिक्स और रह गए इस चैप्टर में। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला है मीनिंग। अथॉरिटी का मीनिंग राइट टू टेक कमांड, राइट टू कमांड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्लिगेशन टू टास्क, मतलब एक काम को करने की जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी ऑफ आउटकम, काम हुआ है या नहीं हुआ है इसका आंसरेबिलिटी। ऑरिजिन, अथॉरिटी कैसे, कहाँ से ऑरिजिन होती है? अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। जिस पोजीशन पर आप हैं उस पोजीशन पर आपके पास सर्टेन अथॉरिटी होती हैं, जिस पोजीशन पर आप हैं उसी की अथॉरिटी होती है, इसके ऊपर की पोजीशन की अथॉरिटी नहीं होती। अराइजेस फ्रॉम, हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? जो भी अथॉरिटी आपको होती है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यानी मैं क्लास टीचर हूँ, तो क्लास टीचर हो, क्लास की जिम्मेदारी किसकी? सर मेरी, आ गई। तो यानी अथॉरिटी थी क्लास टीचर की, जिम्मेदारी भी आ गई। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी? क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरी जिम्मेदारी सर आप ही की है। किसी ने स्विच तोड़ दी है तो भी आपकी जिम्मेदारी, फर्नीचर तोड़ दिया तो भी आपकी जिम्मेदारी, क्लासरूम गंदी है तो भी आपकी जिम्मेदारी। फ्लोज, अभी बताया था, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, responsibility flows upward, similarly accountability also flows upward। क्लियर किया था अभी मैंने। विड्रॉ, अथॉरिटी कैन बी विड्रॉ, अथॉरिटी को विड्रॉ किया जा सकता है। आज मैं बिजी हूँ, आज आप मेरी जगह ये काम करिए,
अथॉरिटी ट्रांसफ़र करी। कल मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैंने सारा पावर वापस ले लिया। क्लास में क्लास टीचर ने कहा मॉनिटर को बुला के, बेटा 10 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, 10 मिनट क्लास को मॉनिटर मैनेज कर लो। 10 मिनट बाद जब क्लास में टीचर वापस आ जाएगा तब भी क्या मॉनिटर मैनेज करता रहेगा? नहीं, मैनेजर से अथॉरिटी विड्रॉ की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड। अगर एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड। अकाउंटेबिलिटी भी एक बार अगर किसी को दे दी तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या है जी टॉपिक? अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये डेलीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है जी? सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब एक सुपीरियर अपने काम को, अपने ओवरबर्डन काम को, मतलब ज़्यादा काम जब उसके पास है तो वो अपने काम अपने सबऑर्डिनेट को डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करता है, ये सोचते हुए कि उस काम को वो कर लेगा। तो इससे कई बार उसका टाइम सेव हो जाता है और इस बचे हुए टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन के और इश्यूज़ पे ध्यान दे सकता है। मतलब रूटीन और रेगुलर जो काम है, छोटे मोटे रूटीन काम है, वो अपने सबऑर्डिनेट को देकर वो और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे अपना कंसंट्रेट फोकस कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में नई प्लानिंग कर सकता है, कंप्यूटर की पॉलिसीज़ को देख सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है। इसके बाद एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। जब एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी किसी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है किसी काम को करने के लिए, तो जो सबऑर्डिनेट है वो एक्चुअली किसका काम कर रहा है? अपने सुपीरियर का काम कर रहा है, यानी अपने से ऊपर की पोजीशन का काम कर रहा है। तो उससे उस सबऑर्डिनेट का भी डेवलपमेंट होता है। सबऑर्डिनेट का भी डेवलपमेंट होता है। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ पर जो आगे फ्यूचर में लीडर्स बनते हैं, पोजीशन होल्डर्स बनते हैं, ये कैसे बनते हैं पता है आपको? ये क्लासरूम से बनते हैं। क्लासरूम में एक बच्चे को मॉनिटर बनने का मौका मिला या स्कूल के काउंसिल मेंबर बनने का मौका मिला, धीरे धीरे वहीं से ही उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनकलकेट होती हैं। या एक बच्चे को उसके फादर ने कुछ काम दिए जिससे कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस हुई। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का डेवलपमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही होता है। अगर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दे रहा है तो उस समय सबऑर्डिनेट के डिसीजन लेने की पावर इम्प्रूव होगी, उसको सॉर्ट ऑफ डिसीजन लेने से ट्रेनिंग मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, इनोवेशन करेगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इससे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। मोटिवेट्स टू एम्प्लॉयज़ उसी से मिला जुला है। जब सबऑर्डिनेट को कोई काम डेलीगेट किया जाता है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको काम डेलीगेट किया जाता है। ऑल्दो हर इंसान के पास अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन डेलीगेशन से, काम मिल जाने से उन कैपेबिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई वर्क डेलीगेट करते हैं तो सबऑर्डिनेट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ओके वाओ, सुपीरियर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझ पर फेथ किया। अब इससे उसको लगता है कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मुझे भी इम्पॉर्टेंट काम दे सकती है। इससे उसको ऑर्गेनाइजेशन से और लगाव होता है और उसका मोटिवेशन होता है। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजर है, लोअर लेवल मैनेजर को मिडिल लेवल मैनेजर डेलीगेट करेगा कुछ, तो जो लोअर लेवल मैनेजर है उसकी ग्रोथ हो रही है और वो कल को किसके काम कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजर्स के। सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजर्स को किसने काम दिए हैं? उसके सुपीरियर यानी टॉप लेवल मैनेजर्स ने, तो उधर उसकी ग्रोथ हो रही है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो हर एक एम्प्लॉय अपने से सुपीरियर लेवल के काम कर रहा होता है। इससे उनकी भी ग्रोथ होती है और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। इसके बाद बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। देखो, ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है डिपेंड करता है आप किसको डेलीगेट कर रहे हो। आप मुझे सोच के बताना, क्या एक CEO एक गार्ड को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करेगा? नहीं करेगा। क्या एक प्रोडक्शन हेड को कोई अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा, सेल्स मैनेजर को करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करेगा, या फिर फाइनेंस मैनेजर को करेगा? ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा, क्योंकि उसके डाउनवर्ड कौन आ रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर। और प्रोडक्शन मैनेजर अगर अपने अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करेगा तो अपने ही प्रोडक्शन लाइन के
अपने नीचे सबऑर्डिनेट को करेगा। तो यानी ये जो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है ये हायरार्की के बेस्ड पर होती है। कोई एक पड़ोसी, मैं एक एग्जांपल बार बार लेता हूँ, क्या आपका नेबर, आपके पड़ोसी वाले अंकल आपको अथॉरिटी दे सकते हैं या आपके फादर आपको अथॉरिटी दे सकते हैं? डेफिनेटली आपके फादर आपको अथॉरिटी दे सकते हैं, क्योंकि हायरार्की में आपके फादर के नीचे आप आते हैं, अपने नेबर के नीचे आप नहीं आते। बेटर कोऑर्डिनेशन। द 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन हेल्प्स टू डिफाइन पावर, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटीज। देखो ऐसा है, जब आप एक एम्प्लॉय को कोई अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, तो एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल, जैसे सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल से कहा कि भाई देखो मैं बिजी हूँ, स्कूल में एनुअल फंक्शन की जिम्मेदारी, तैयारी, बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी, उसके लिए मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ, जो भी टीचर आपको चाहिए आप उनकी हेल्प ले सकती हो। क्लियर है? ये सब चीज़ें क्या प्रिंसिपल अपने रूम में, स्पेशली अपने रूम में अपने वाइस प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी ग्रांट करेगी या मीटिंग में ये ग्रांट करेगी? डेफिनेटली मीटिंग में करेगी। मीटिंग में ग्रांट करने के बाद वो वाइस प्रिंसिपल क्या कहेगी सारे टीचर्स से कि देखिए अब ऑफिशिएटिंग, मतलब प्रोग्राम के लिए ऑफिशिएटिंग हेड ये वाइस प्रिंसिपल है, आपको सबको मिलकर इनको कोऑर्डिनेट करना है। तो जब डेलीगेट करता है ना सुपीरियर, तो सबऑर्डिनेट्स को पता होता है कि अब वो किसको आंसर करेगा। ऑलराइट, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में एक सुपीरियर बिजी है, इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट को अपने कुछ काम ट्रांसफ़र कर रहा है। ऑलराइट, डिसेंट्रलाइजेशन में भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है? मैं सुपीरियर हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ और भी काम करने हैं, इसलिए मैंने अपना एक रूटीन और एक रेगुलर फंक्शन, कोई ऐसा काम जो कि किसी और को देने से चल जाएगा, वो काम मैंने किसी एम्प्लॉय को दे दिया। इससे उसको भी मोटिवेशन हो रही है, मेरा भी काम चल रहा है, मेरा भी बर्डन रिलीज़ हो रहा है। अब जब मेरा बर्डन कम हो जाएगा, वापस से वो काम मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया डेलीगेशन। लेकिन मैं एक सुपीरियर हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन खुद लेता हूँ। मैं एक सुपीरियर हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीज़न खुद लेता हूँ। लेकिन अब डिसीज़न लेते लेते क्या हो रहा है कि मैं जब सारे डिसीज़न मैं ले रहा हूँ, तो कई बार सारे डिसीज़न के चक्कर में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस रह जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मेरी स्लो हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डाउनवर्ड जितने भी मैनेजर हैं, सपोज़ मैं एक CEO हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं एक CEO हूँ, अभी तक मैं और मेरे साथ 1-2 लोग और हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन ले रहे थे। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? वेयर डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स इन फ्यू हैंड्स ओनली। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में मैं CEO, मेरे डाउनवर्ड्स मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, हम 3-4 लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसका इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर्मल ज़्यादा है, मतलब डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है। अब हमने क्या सोचा, मतलब हम टॉप लेवल मैनेजर्स ने क्या सोचा कि अब हमें डिसेंट्रलाइज करना है। अब कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे? हमने ये समझा, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो डाउनवर्ड सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो कई समय से काम कर रहे हैं, वो काम करना सीख गए हैं। हमने सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को एक मीटिंग में बुलाया और अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को थोड़े थोड़े रूटीन डिसीजन लेने की पावर ग्रांट कर दी सबको। परचेज मैनेजर को परचेज से रिलेटेड स्पेसिफिक डिसीजन लेने की पावर दे दी, 100% नहीं दी, रूटीन रेगुलर डिसीजन लेने की कुछ पावर ग्रांट कर दी। ऐसे ही सेल्स मैनेजर को एक सर्टेन अमाउंट तक डिस्काउंट देने की, एक सर्टेन अमाउंट तक ऑफर देने की पावर दे दी, 100% नहीं दी। ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर को कुछ सर्टेन पावर्स दे दी। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कि भाई देखो लोअर लेवल एम्प्लॉय चाहिए तो आप खुद सेलेक्ट कर लो, इंटरव्यू मुझसे मत करवाओ उसका, और अगर कोई सीनियर पोस्ट लिए एम्प्लॉय चाहिए तो मुझसे इंटरव्यू कराओ। यानी सेलेक्टिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेलेक्टिव पावर को डिस्पर्स कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। यानी एक ही समय पर कंपनी के CEOs ने, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स ने अपने कई सारे अपने डाउनवर्ड्स एम्प्लॉय को पावर्स ग्रांट कर दी।
अब ये पावर्स हमेशा इनके पास रहेंगी क्योंकि ये एलिजिबल है इन पावर्स को होल्ड करने के लिए। और बहुत सारी पावर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हमने अपने हाथ में ले रखी हैं, यानी डिसेंट्रलाइज भी कर दिया और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए सेंट्रलाइज भी कर दिया रखा। तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये अंतर है कि ओवरबर्डन हूँ इसीलिए अपने एक सबऑर्डिनेट को अपना कोई काम दे दिया फॉर द टाइम बीइंग, ये डेलीगेशन था। लेकिन मैं ओवरबर्डन हूँ, मैंने समझते हुए अपने कई सारे सबऑर्डिनेट्स को कई सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ पावर्स परमानेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको डिसेंट्रलाइज लेटर और सूनर करना पड़ता है। डेलीगेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी। मतलब डेलीगेट करना कंपल्सरी है, आप अपने रूटीन और रेगुलर जॉब्स के लिए अपने सबऑर्डिनेट को काम जरूर दोगे। तो डेलीगेशन तो आपको डेली करना पड़ेगा, ये एवरीडे रूटीन वर्क को आप डेलीगेट करोगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स की कंसेंट पर या टॉप लेवल मैनेजर्स की पॉलिसी है कि वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं या नहीं। जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है, बहुत ध्यान से समझना। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जब हम एक काम बार बार डेलीगेट कर रहे हैं तो जैसे ऐसे समझना, हर साल प्रिंसिपल मैम, एग्जाम्पल है बेटा, हर साल एक स्कूल की प्रिंसिपल मैम अपने वाइस प्रिंसिपल मैम को बुलाकर कहती हैं कि फेयरवेल पार्टी की जिम्मेदारी आपकी, आप पूरा संभालो, आप बढ़िया करते हो, आप संभालो। ठीक है, एक साल डेलीगेट करके देखा, बहुत बढ़िया, उसने वाइस प्रिंसिपल ने बढ़िया काम किया। अगले साल फिर वाइस प्रिंसिपल को बुलाया, पिछले साल तुमने बहुत बढ़िया काम करवाया था, इस साल भी फेयरवेल तुम ही संभाल लो। डेलीगेशन चल रहा है बेटा, अभी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, डेलीगेशन चल रहा है। तीसरे साल उसे बुलाया वाइस प्रिंसिपल को, अब हर साल फेयरवेल तुम्हें ही करानी है। तुम हमेशा जानते हो कैसे काम कराना है, स्कूल की पॉलिसीज वॉलिसीज सब अच्छे से जानते हो। अब ये फेयरवेल हर बार आप ही कराओगे जी, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। 2 साल तक डेलीगेट किया, काम बढ़िया हुआ, तीसरे साल कंप्लीट डिसेंट्रलाइज कर दिया। 2 साल तक प्रिंसिपल बार बार देखती रही काम कैसा चल रहा है, पूछती रही। वाइस प्रिंसिपल को कोई डाउट था तो वो प्रिंसिपल से पूछती रही। लेकिन तीसरे साल जब कंप्लीट डिसेंट्रलाइज हुआ तो जो वाइस प्रिंसिपल है उन्होंने अपने हिसाब से पूरी चीज़ हैंडल करी। कुछ चीज़ों के लिए अपने सुपीरियर से राय ली, परमिशंस ली। तो डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट हो जाता है, डेलीगेशन टाइम बीइंग होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज करने से क्या होता है, जब हम काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अब जैसे प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को जब डिसेंट्रलाइज किया, प्रिंसिपल ने जब वाइस प्रिंसिपल को डिसेंट्रलाइज किया, तब वाइस प्रिंसिपल अब हर बार तो फिर भी कुछ चीज़ें पूछ रही थी प्रिंसिपल से, लेकिन जब तीसरी बार जब डिसेंट्रलाइज हो गया तो अब वो और नए नए इनोवेशंस, नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्विक एंड बेटर डिसीजन, पहले हर बार पूछना पड़ रहा था हर चीज़ के लिए, ये काम करवा लें, ये काम करवा लें, लेकिन अब तो पूरी अथॉरिटी है जी हमारे पास, क्विक डिसीजन होंगे, हर चीज़ के लिए आपको प्रिंसिपल से ग्रांट नहीं लेना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सेस वर्कलोड, अब प्रिंसिपल का जो एक्सेस वर्कलोड था वो चला गया वाइस प्रिंसिपल के पास, तो उसको क्या मिला? रिलीफ मिला। मैनेजरियल डेवलपमेंट, अब जैसे प्रिंसिपल अपने काम अपने सबऑर्डिनेट से करा रही हैं, वाइस प्रिंसिपल से करा रही हैं, तो फ्यूचर के लिए नया मैनेजर रेडी हो रहा है या उनकी डेवलपमेंट हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटर कंट्रोल, इट मेक्स इट पॉसिबल टू एवेल्युएट। देखो डेलीगेट डिसेंट्रलाइज करने के बाद ना आराम से आप एवेल्युएट कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि काम क्या
चल रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है जी? क्योंकि केस स्टडी में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंफ्यूज करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या डेलीगेशन है और क्या डिसेंट्रलाइजेशन है। एक छोटा सा मैं आपको वो दूँ, डिफरेंस दूँ। डेलीगेशन टाइम बीइंग के लिए होता है, डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है? जब हम एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज़ को समझ चुके होते हैं, हमें लगता है एम्प्लॉयज़ अब एफिशिएंट हैं, अब इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, डिसेंट्रलाइज होता है। जब सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर फेथ होने लगता है, ट्रस्ट होने लगता है, तो वो डिसेंट्रलाइज कर देता है। डेलीगेशन फॉर द टाइम बीइंग होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है जो केस स्टडीज़ में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है डिफरेंस, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्या है? नेचर। नेचर है, नटूर है? नेचर है। तो पहला जो नेचर है वो है डेलीगेशन का। नेचर में इट इज़ कंपलसरी है। देखो, डेलीगेशन तो करना पड़ेगा, आप अपना सारा काम खुद से कर ही नहीं सकते। कोई भी पोजीशन में, किसी भी पोजीशन पे कोई भी आदमी अपना सारा काम नहीं कर सकता। अगर देखना है तो अपने क्लास टीचर को देख लो, सारा काम खुद कर ही नहीं सकते, उनको अपने मॉनिटर को काम डेलीगेट करना पड़ता है। कोई भी पोजीशन होल्डर अपना सारा काम कभी नहीं कर सकता, अपने सबॉर्डिनेट से काम जरूर करवाएगा अथॉरिटी देकर। इट इज़ ऑप्शनल, यानी टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करेंगे जी डिसेंट्रलाइज करना है या नहीं करना। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि डेलीगेशन में आपको नहीं पता कि आपसे आपकी पावर कब वापस ले ली जाए। डिसेंट्रलाइजेशन में जब एम्प्लॉय को हम 100% पावर दे देते हैं, देखो 100% नहीं देते, सेलेक्टिव पावर्स देते हैं, तो अब उसके बाद उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है कि अच्छा अब ये फेयरवेल मुझे ही करानी है, ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करती हूँ। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या है? कोई टास्क और कोई अथॉरिटी ट्रांसफर करना। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। मतलब डिसेंट्रलाइज कब होता है? जब टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि ओके हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। स्कोप नैरो रहेगी डेलीगेशन की, क्योंकि ये 1 to 1 होती है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, इमीडिएट सबॉर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप बहुत वाइड होता है, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी मिल जाती है। पर्पस, डेलीगेशन का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है जी? अभी बोला था, एम्प्लॉयज़ के रोल्स बढ़ाना, एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमस करना और एम्प्लॉयज़ को और रिस्पॉन्सिबल बनाना। इसके लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर कोशिश करेंगे इसी तरीके से फिर से रिकॉर्ड करके आपको बता देंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो गिव इट अ थम्स अप। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं, करना चाहिए। देखो, एक तरीके से ये आप इस तरीके से मुझे भी हेल्प करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करोगे। अगर स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में फ्राइडे को 8 बजे हम लोग आते हैं ऑनलाइन। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप आ सकते हैं। बच्चे इस डाउट क्लियरिंग सेशन का फ़ायदा नहीं उठाते। हमारे टाइम में हमें ऐसे कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते ही नहीं थे, लेकिन अब ये आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहा है तो बच्चे फ़ायदा नहीं उठा रहे। कोशिश करिए, जितने भी छोटे छोटे डाउट्स, बड़े डाउट्स, ये आप आके पूछ सकते हैं फ्राइडे को डाउट क्लियरिंग सेशन में। सैटरडे और संडे को हम लोग फिर लाइव क्लास में आते हैं 8 बजे, जिसमें कि हम लोग MCQs और केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं। देखो, मेरा पर्पस ये है कि आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर से मुझे देख रहे हो, जो भी हिंदी जानते हो, आपके बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे नंबर आए। मेरा तो पर्पस यही है। मतलब इसमें मेरे को कोई खास एडवांटेज नहीं हो रहा है ये सब कुछ करने से, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ बीइंग अ टीचर, जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर सकूँ। अब मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अब आपको भी मेहनत करनी है। बुक से पढ़िए, कहीं कोई डाउट है तो फिर आप आके फ्राइडे को पूछ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। देखो, बिजनेस स्टडीज़ एक ईजी सब्जेक्ट है, अभी इसको कवर कर लोगे तो एग्ज़ाम टाइम तक 2-3 बार पढ़ लोगे और आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए वीडियो नहीं लाइक करिए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलता रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।